Video lecture we are going to discuss chapter number 10, gaseous exchange of class 10th. The content that we are going to study is about introduction to gaseous exchange in plants and gaseous exchange in humans. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फूड के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। जब ये खुराक ब्रेक हो जाती है या फूड ब्रेक हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना एटीपी की फॉर्म के अंदर क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। आई विल रिपीट इट अगेन कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से ब्रेक करते हो, कार्बन हाइड्रोजन के कंटेंट्स को ब्रेक करते हो, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हो। आपको जो एनर्जी यील्ड होती है उसको आप एटीपी में कन्वर्ट करते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली हम जो मेन दो गैसेस को पढ़ने के बारे में इंटरेस्टेड है उनमें ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो जब इनका एक्सचेंज होता है टू द इन्वायरमेंट, एक ह्यूमन बॉडी से या एक बॉडी से सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं जिसमें एक गैस को टेक इन किया जाता है और अल्टीमेट गोल में दूसरी गैस को टेक आउट किया जाता है, यानी कि एक गैस को आप टेक इन कर रहे हैं दूसरे को टेक आउट कर रहे हैं, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये ह्यूमन बॉडी का फिनोमेना है कि वो ऑक्सीजन को टेक इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, गिव आउट करता है। अब ब्रीथिंग पे बात करें तो द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिव आउट by getting rid of carbon dioxide is known as breathing। अगर हम दोबारा इस बात को रिपीट करें और इंट्रोडक्शन को थोड़ा ब्रीफली और स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज में जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीक़ाकार जिसमें आप ऑर्गेनिक फूड के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और फिर जो एनर्जी यील्ड होती है आप उसको एटीपी में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो वो फिर क्या करते हैं, आपके पास दिन के वक्त रात के वक्त उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक आउट करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, टेक इन करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है, इसी वक्त कहा जाता है कि रात को दरख्तों के साए के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैजार्डियस गैस कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर रहे होते हैं, अमिट आउट कर रहे होते हैं। तो ब्रीथिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस में भी आप इस चीज़ को जानते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन करते हैं और गेट रिड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ये टर्म क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। और रेस्पिरेशन जो होती है, बेसिकली अगर हम रेस्पिरेशन पे बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। और जो आपके पास ब्रीथिंग है वो आपके पास मैकेनिकल और फिजिकल फिनोमेना है, यानी कि रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो मैकेनिकल प्रोसेस भी और केमिकल प्रोसेस भी है, लेकिन ब्रीथिंग आपके पास मैकेनिकल और क्या है, फिजिकल प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखें, आप इस चीज़ को जानते हैं कि प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो गैसियस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ कर सकें, ठीक है। हर सेल अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फंक्शन खुद परफॉर्म करता है बाय द सराउंडिंग, ठीक है। तो जो आपके पास लीव्स होते हैं, यंग स्टेम्स होती हैं, उनके पास स्टोमेटा होता है उनकी एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। यानी कि द इनर सेल्स ऑफ लीव्स मेसोफिल्स एंड स्टेम्स आल्सो हैव देयर एयर स्पेसेस अमंग देम। यानी कि जो इनर सेल्स ऑफ लीव्स होते हैं जिनको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, मेसोफिल लेयर कहा जाता है, ठीक है, इनके पास एयर स्पेसेस होती हैं जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, यंग स्टेम कहा जाता है। और कुछ आपके पास आपको पता है यंग स्टेम्स होते हैं, ये लीव्स होते हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज कटिकल्स के थ्रू होती है, ठीक है। उनको आप हेलोफाइट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है, ज़ीरोफाइट्स का भी नाम देते हैं, ठीक है।
उनके पास कटिकल्स होते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्ग रूट्स के थ्रू वो वाटर को क्या करते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेटा आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज मुमकिन होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। देखें डे टाइम के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम मीजोफेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। यानी कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं आपके पास, या मीजोफिल लेयर होती है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एट द सेम टाइम होते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी जाती है, ठीक है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी जाती है तो फोटोसिंथेसिस में उस कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करवा के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, और ये ऑक्सीजन दोबारा ट्रैवल करके सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन बनाने के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या हो जाती है, यूटिलाइज होती है, जिससे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करके एनर्जी को एटीपी के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है तो आपके पास सरप्लस होता है कि इस ऑक्सीजन को, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड का रात को बॉडी में कोई रोल नहीं होता। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। ये तो हम बात कर चुके हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। जब नाइट टाइम की बात होती है तो देखें नाइट टाइम के अंदर आपके पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता जो इन गैसेस को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फिर वो ऑक्सीजन किधर से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा। फिर वो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यानी कि वाइल ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, वो ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए होती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं बन रही होती है, ठीक है। तो फिर वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ऑल्दो अगर हम बात करें कुछ वुडी स्टेम्स की या मेच्योर रूट्स की, तो इंटायर सरफेस उनकी कवर होती है एक बार्क से, जहाँ से वाटर और गैसेस इंटर नहीं कर सकती। फिर उनके पास एक सर्टन पोर्स होते हैं, ठीक है, बार्क के अंदर, ठीक है, जिनको लेंटिसेल्स कहा जाता है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। इसी तरह गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सर्फेस ऑफ द रूट्स, रूट सर्फेसिस के थ्रू या रूट हेयर्स के थ्रू भी इनका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व गैस BOD गैस से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, टेक आउट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस था। मैं दोबारा इस यहाँ तक की बातों को रिपीट कर दूं। देखें सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू फूड के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं तो हमें एनर्जी यील्ड होती है और उस एनर्जी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स यानी ATP के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर आगे टर्म गैसियस एक्सचेंज, आप ऑक्सीजन को टेक इन करो, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करो, ऐसा प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। ब्रीथिंग भी आपके पास, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक इन एयर in their bodies to get oxygen from it, ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है, and get out getting rid of carbon dioxide। जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस, ठीक है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, वेयर ब्रीथिंग मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट में बात करें तो मैं बता चुका हूँ कि प्लांट्स के पास अपना कोई ऑर्गन नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें। प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो खुद बाय ओन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी गैसियस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह लीव्स और यंग स्टेम्स जो होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा होता है, उनकी एपिडर्मस सेल के अंदर, ठीक है, जहाँ से वो एक्सचेंज ऑफ क्या परफॉर्म करते हैं, एपिडर्मस लेयर के अंदर, एपिडर्मस स्टोमेटा जो होता है उनके एपिडर्मस में होता है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। द इनर सेल्स ऑफ द लीफ क्या कहलाती हैं, मीजोफिल सेल्स कहलाती हैं, और जहाँ से वो एक्सचेंज ऑफ क्या करते हैं, गैसेस। कोई यंग स्टेम्स होते हैं जिनमें कटिकल्स होते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कैक्टी प्लांट वगैरह होगा, कैक्टस जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो ज़ीरोफाइट की एग्जाम्पल है, ठीक है। जो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स होता है उसमें दो सिचुएशन होती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम। जब डे टाइम होता है
तो मीजोफेल्स ऑफ द लीव्स कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस वो कर रहे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें रेस्पिरेशन से आती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के पास आती है। फोटोसिंथेसिस उससे ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज हो जाती है। तो इस तरह ये प्रोसेस बैलेंस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आती है। इस तरह ये इंटरेक्ट करके अपने मैकेनिज्म्स को म्यूचुअली परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब रात का वक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो शील्ड आउट हो रही होती है सेल से, ठीक है। उसको स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से रिलीज कर लिया जाता है, और फोटोसिंथेसिस तो रात को होती नहीं है, तो ऑक्सीजन सराउंडिंग से ले ली जाती है। इस तरह आपके पास कुछ वुडी और मैच्योर स्टेम्स होते हैं, ठीक है, जिनकी सरफेस होती है बार्क से कवर, ठीक है। उन बार्क्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहा जाता है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ क्या होती है, गैसेज होती है। कुछ गैसेज डिफ्यूज होती हैं, ठीक है, उनकी जो यंग स्टेम और यंग रूट से, ठीक है, जिन्हें जनरल सरफेस रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व वाटर से होती है, वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर। अब बात करते हैं गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस की। तो उसका जो पहला फेज आता है द एयर पैसेज वे, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर पैसेज वे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एयर पैसेज वे है क्या, देखें, दिस पैसेज कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच outside air comes into the lungs, and after the exchange of gases it goes out. These parts are as follow. यानी कि आप अपनी जब ऑक्सीजन को सराउंडिंग से टेक इन करते हैं तो वो आपके लेरेंस और एपिग्लॉटिस से गुजरती हुई ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और उससे फर्दर एल्वुलाइज की तरफ जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो के जो एक्सक्रीट आउट गैसेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो जाती हैं, वेस्ट आउट हो जाती हैं बाय द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टेक इन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, टेक आउट हो गया। आप इस प्रोसेस को समझें। देखें, आपके पास सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर आपकी मतलब पाथवे को समझने की कोशिश करते हैं कि पाथवे है क्या बेसिकली। देखें, सबसे पहले आपके पास नॉस्ट्रल्स आते हैं, जहाँ से आपके पास यानी नोज़ आती है, जहाँ से आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टेक इन करते हैं। जब आप ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं तो आपकी फिर नेज़ल कैविटी आती है, नेज़ल कैविटी से फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स आते हैं, फिर फेरेंस आता है, फेरेंस के बाद आपके पास लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स के बाद आपके पास ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद आपके पास लंग्स आते हैं, लंग्स के बाद आपके पास ब्रोंकाइज आते हैं, ब्रोंकाइज के बाद ब्रोंक्यूल्स आता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट आता है, और एल्वियोलर डक्ट से एल्वुलाई आता है। ये कंप्लीट पैसेज वे है। रिपीट इट अगेन। नॉस्ट्रल्स, जिसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वो मकाम होता है जहाँ से ऑक्सीजन टेक इन होती है। फिर नेज़ल कैविटी आ जाता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, फिर फेरेंक्स आ जाता है, फिर लेरेंस, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स, फिर आपके पास ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वुलाई। ये कंप्लीट पाथवे है। और जब आप गैसेस को क्या करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर नोज़ के थ्रू क्या करते हैं, टेक इन करते हैं। चलें इनकी डिटेल को पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देखें, जब आप नोज़ के थ्रू जब ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं तो द नोज़ इनक्लोजेज द नेज़ल कैविटी एंड इन ओपन आउटसाइड थ्रू ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। देखें, आपका जो नोज़ होता है उसकी जो सबसे आउटर सरफेस होती है उसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। देखें, ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आपको नोज़ की आउटर सरफेस नज़र आ रही है, इसको आप नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, टेक इन होती है। इसको नॉस्ट्रल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कह देते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और एक को कह देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और इसके दरमियान का जो पाथवे होता है उसको हम कह देते हैं नेज़ल कैविटी। तो एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर आपके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर आपके पास ऑक्सीजन क्या करते हैं, आप टेक इन करते हैं। जब ऑक्सीजन टेक इन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आ जाती है, नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी क्या होती है, देखें, सबसे पहले आपके नोज़ के दरमियान में एक वॉल होती है। उस वॉल से नोज़ को दो पोर्शन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। नेज़ल कैविटी डिवाइड हो जाती है दो पोर्शंस के बाय वॉल, ठीक है। और इसके अंदर हेयर और म्यूकस वगैरह होते हैं, ठीक है। ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ताकि एयर के अंदर तमाम डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाएं। और म्यूकस क्या करता है, मॉइस्टन एंड वार्म द इनकमिंग एयर। फिर जो म्यूकस नोज़ के अंदर होता है, ठीक है, वो आपकी एयर को वार्म कर देता है, ठीक है। और उसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो नेज़ल कैविटी, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं आपके पास वो डायरेक्ट करते हैं आपके पास ओपन इनटू द फेरेंक्स।
फिर वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये नेजल कैविटी ओपन होती है। यानी कि यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि आपकी जो नोज़ की सबसे एक्सटर्नल साइड होती है ना, उसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन टेक इन होती है। फिर उसके बाद नेजल कैविटी आता है। नेजल कैविटी एक वॉल के थ्रू दो पोर्शंस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर हेयर और म्यूकस होता है, ठीक है, और ये आपके पास एयर और डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं आपको, ठीक है। मोर ओवर म्यूकस जो होता है वो मॉइस्चर करता है, वार्म करता है आपकी इनकमिंग एयर को, और उसका टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के बराबर मेंटेन करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में, ठीक है, जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के थ्रू ओपन होते हैं, ठीक है। अब नेजल कैविटी ओपन होती है जैसे फेरिंग्स के अंदर, और फिर वो टू इंटरनल ओपनिंग्स नॉस्ट्रल्स के थ्रू फेरिंग्स में क्या करवाती हैं, ऑक्सीजन को इंटर करवाती हैं। जब फेरिंग्स आपके पास स्टेज आता है तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखें, ये आपके पास नोज की इंटरनल नॉस्ट्रल, ये नेजल कैविटी है, ये रेड स्पॉट जो नज़र आ रहा है आपके पास इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, और इंटरनल नॉस्ट्रल से फिर ये क्या आ रहा है आपके पास फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये एपिग्लॉटिस है, और एपिग्लॉटिस के बाद फिर लेरेंस आ रहा है। तो फेरिंग्स क्या कर रहा है, फेरिंग्स से बात करते हैं। फेरिंग्स है क्या, देखें, फेरिंग्स आपके पास मस्कुलर पैसेज है कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड लेरम। देखें, आपके पास एक सांस की नाली होती है और एक खुराक की नाली होती है। यानी कि जब आपके पास फेरिंग्स उन दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, उसमें फूड भी होता है, ठीक है, एयर भी होता है, ठीक है, ट्रैवल कर सकता है एट द सेम, क्योंकि एक कॉमन वो डक्ट होती है उनके अंदर, ठीक है। जब फूड आएगा तो फेरिंग्स से फिर वो एपिग्लॉटिस के थ्रू एसोफेगस में चला जाएगा, और अगर ब्रेथ में ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेज होंगी तो फिर वो ट्रैवल करके फेरिंग्स से एपिग्लॉटिस उनको वे प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स द लेरिंग्स। ठीक होगी बात। यानी फेरेंस का काम क्या है, बेसिकली फेरेंस डायरेक्ट करता है आपके मटेरियल को, या आपके जो फूड है या आपकी गैसेज है उनको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस फर्दर उनको डायरेक्ट करता है आइदर इट शुड गो इनटू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस और लेरिंग्स। ठीक है, तो अगर हैवी मटेरियल होगा फेरेंस उसको गाइडलाइन देगा कि यार आपने एसोफेगस की तरफ जाना है, ठीक है, और अगर ब्रीथिंग होगी तो वो उसको किस तरफ डायरेक्ट कर देगा, लेरिंग्स की तरफ डायरेक्ट कर देगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अब फेरेंस के बाद क्या होता है। फेरेंस के बाद आपके पास नेक्स्ट बात करते हैं, the air goes from the pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrowing opening at the foot of pharynx which leads into larynx. देखें, फेरेंस के बाद मैंने आपको बताया था ग्लॉटिस एक नर्विंग ओपनिंग होती है जो फेरेंस को डायरेक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है हम एसोफेगस को तो नहीं डिस्कस कर रहे, फूड के पाथ को या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तो नहीं डिस्कस कर रहे, तो हम ब्रीथिंग प्रोसेस को या एयर पैसेजवे को डिस्कस कर रहे हैं। तो फेरेंस से एपिग्लॉटिस उसको डायरेक्ट किस तरफ कर देगा, लेरेंस की तरफ कर देगा। यानी कि बेसिकली आपके पास द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस होता है वो फ्लैप ऑफ टिश्यू से कवर होता है, ठीक है, जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है, और वो फिर आपकी जो ब्रेथ होती है, ठीक है, या एयर पैसेज भी होता है, उसको डायरेक्ट करता है फेरेंस से किस तरफ, लेरेंस की तरफ। यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपके पास जो नोज होता है उसकी जो एक्सटर्नल साइड होती है उसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। नॉस्ट्रल्स जो होते हैं आपके पास, वहाँ से ऑक्सीजन या एयर पैसेज वे इंटर होता है, और उसके बाद एक वॉल के थ्रू आप अपने नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एयर और म्यूकस मौजूद होता है जो फाइन एयर डस्ट पार्टिकल्स को इंटर होने से बचाता है, और एज वेल एज म्यूकस का क्या काम होता है, वार्म करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उस एयर को क्या करता है, मेंटेन करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी फिर ओपन होती है फेरेंस के अंदर बाय मींस ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स। अब फेरेंस क्या होता है, मस्कुलर पैसेज वे होता है जो फूड और एयर में दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। अगर फूड होगा तो फिर वो फेरेंस से एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस से फिर लेरेंस की फिर एसोफेगस की तरफ चला जाएगा, और अगर एयर होगी तो फेरेंस से एपिग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस से लेरेंस की तरफ चला जाएगी। यानी ग्लॉटिस एक बैरियर है बेसिकली, जो कि ग्लॉटिस की जो कवरिंग होती है वो आपके पास फ्लैप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। तो यहाँ से जो नैरोइंग ओपनिंग है, ठीक है, नैरो ओपनिंग है, वहाँ से फेरेंस से किस तरफ चली जाएगी, आपकी एयर लेरेंस में चली जाएगी। अब लेरेंस क्या है आपके पास, यहाँ से थोड़ी तरह इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो जाएंगी। लेरेंस आपके पास क्या होता है, लेरेंस एक ऐसा बॉक्स होता है जो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यानी कि लेरेंस एक ऐसा बॉक्स है
जो किससे मिलकर बना हुआ है आपके पास, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ मौजूद है, फेरेंस और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद है। यानी फेरेंस एपिग्लोटिस तो एक वॉल बैरियर का काम कर रहा है, तो फेरेंस से एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिस से फिर लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रैकिया में, तो बेसिकली ये इनक्लोज हो गया आपके पास एपिग्लोटिस और फेरेंस से ट्रैकिया के दरमियान में क्या हो गया, ये इनक्लोज हो गया। तो इसको डायग्राम में हाईलाइट भी कर लेते हैं, कौन सा स्पॉट है ये देखें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन, इसको लेरिंग्स कहा जाता है, ये लेरिंग्स। उसके बाद सी शेप कार्टिलेज स्टार्ट हो जाते हैं। यस, तो वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है लेरिंग्स को, लेरिंग्स कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये फेरेंस और ट्रैकिया के दरमियान में लोकेट होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स, ठीक है। जब एयर आके इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो इट मीन्स वहाँ से एयर पास होती है और उस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि वॉइस बॉक्स जो होता है उसको लेरेंस इज़ अ मेड, बेसिकली वॉइस बॉक्स लेरेंस को कहा जाता है। ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ये फेरेंस और ट्रैकिया के दरमियान में इनक्लोज होता है, ठीक है। और यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। जब साउंड या एयर आके पास होती है तो एयर उन वोकल कॉर्ड्स पे स्ट्राइक करती है, तो वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। जो वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड्स के अंदर एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टोंग्स एंड जॉज प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक साउंड्स व्हिच रिजल्ट इन स्पीच। इसमें आपके लिप्स, चीक्स, टोंग एंड जॉज का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है व्हाइल प्रोड्यूसिंग एनी स्पीच। स्पीच है क्या? स्पीच इज एन एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमन आर गिफ्टेड विथ and this is only one of the characteristics which has put human beings superior to और बेसिकली वाइब्रेशंस जो होती हैं आपके पास लिप्स, चीक्स, टोंग्स और जॉ से प्रोड्यूस होती हैं और ह्यूमंस ओनली इनमें कैटेगराइज होते हैं सुपीरियर के। उनको ये स्पेशल थेरेपी से क्या किया गया, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। उसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया। अब लेरिंग्स के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आती है उसको ट्रैकिया कहा जाता है, या एयर पैसेज वे का जो पाथ आता है उसको ट्रैकिया कहा जाता है। तो लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आ जाता है और ट्रैकिया को विंड पाइप कहा जाता है। बेसिकली ट्रैकिया को क्या कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है। और ये अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये जस्ट लाइक पैरेलल टू एसोफेगस ट्रैवल कर होता है। ये देखें, ये आपके पास लेरिंग्स था जिसको वॉइस बॉक्स कहा जा रहा था सॉरी। यहाँ पे उसके बाद आपके पास ट्रैकिया आ जाएगा। अब ट्रैकिया ये आपके पास विंड पाइप है जो डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास लंग्स के अंदर। तो ट्रैकिया कंटिन्यूज आफ्टर लेरिंग्स, ठीक है। और ये इसको विंड पाइप भी कहा जाता है और ये पैरेलल टू एसोफेगस ट्रैवल कर रहा होता है और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये सी शेप कार्टिलेजिस रिंग्स हैं, ठीक है, इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। ये बिल्कुल ओ शेप में नहीं है क्योंकि जब एयर आएगी तो ये ट्रैकिया कंप्रेस कर सकता है, इसलिए इसको किस शेप में रखा जाता है, रखा गया ह्यूमन बॉडी के अंदर सी शेप के अंदर रखा गया ताकि ये कंट्रैक्ट ना हो सके। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि इसको सी शेप में रखा जाता है जो इसको ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो कोलैप्स ना हो सके जब एयर इनमें से पास ना कर रही हो या बहुत ज़्यादा एयर इनमें से पास करे। अब ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है टू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स के अंदर जिनको ब्रोंकाइज कहा जाता है। मैं डायग्राम से हाईलाइट कर देता हूँ। देखें, पहले तो ये ट्रैकिया अगर इसको विंड पाइप कहा जाता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं और जब इनसे एयर पास ना करे तो इनसे कोलैप्स होने से बचाता है। उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाइज में डिवाइड होगा जो इनसाइड द लंग्स है। जब ब्रोंकाइज के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी ट्रैकिया अब डिवाइड हो गया आपके दो ट्यूब्स के अंदर जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइज कहा जाता है। और ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होता है, डिवाइडिंग इनटू द लंग्स एंड सेवरल फाइन ट्यूब जिनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइज। और ब्रोंकाइज फिर फर्दर फाइन डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट के अंदर। अब एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वुलाई। फिर उसके बाद जो एल्वियोलर डक्ट होता है ये फर्दर पाउच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिनको एल्वुलाइज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। मैं डायग्राम से भी हाईलाइट करता हूँ आपको इस चीज़ को। ये देखें, ये आपके पास डायग्राम से शो हो रहा है कि यहाँ से आपके पास पहले क्या आ रहा था, ब्रोंकाइज आ रहे थे, ये ब्रोंकाइज हैं, ठीक है। ब्रोंकाइज आगे फर्दर किस में डिवाइड हो गया, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर आप इस चीज़ को देखें कि
पाउच में डिवाइड हो गए, जिन पाउच को क्या कहा जाता है, एल्वलाइज कहा जाता है। ये पाउच हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं और यहाँ पे कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं, इनको एल्वलाइज कहा जाता है। रिपीट करता हूँ यहाँ से वॉइस बॉक्स से मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया वो मकाम होता है जो लेरेंस के बाद आता है, ठीक है। इसको आप बेसिकली वॉइस ट्रैकिया से पहले सॉरी आपके पास वॉइस बॉक्स है जिसको जो लेरेंस में मौजूद होता है, ठीक है। और ये आपके पास फेरेंस और ट्रैकिया में मौजूद होता है, ठीक है। ये फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जब एयर इन पे स्ट्राइक करती है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और स्पीच ब्रॉड फॉरवर्ड करने में लिप्स, चीक्स, टोंग और जॉस का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आपके पास ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया कंटिन्यूएशन होती है लेरेंस की और इसको विंड पाइप भी कहा जाता है और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और मैं ये भी बता चुका हूँ ये सी शेप्ड होते हैं, जब कोई इनसे एयर पास ना हो रहा हो तो इनको क्लैप्स होने से भी बचाते हैं। उसके बाद ब्रोंकाइज आ जाते हैं। मैं बता चुका हूँ कि जैसे ट्रैकिया आगे फर्दर कंटिन्यू होता है तो चेस्ट कैविटी के अंदर तो ट्रैकिया डिवाइड होता है स्मॉल ट्यूब्यूल्स के अंदर जिनको ब्रोंकाइज कहा जाता है, ठीक है। और ब्रोंकाइज जो होते हैं ये कार्टिलिजीनियस प्लेट्स होती हैं इनर वॉल्स में, ठीक है। और ईच ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड्स एंड डिवाइड इनटू स्मॉल ब्रांचेस। उसके बाद दीज ब्रांचेस आगे फर्दर डिवाइड होती हैं किस में, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और फिर ब्रोंक्यूल्स फर्दर आपके पास फाइन ट्यूब्स के अंदर दीज ब्रोंकाइज प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरो, ठीक है। और ये नैरो होती जाती है, फिर ये कार्टिलेज को लूज कर देती हैं, ठीक है। फिर ये ब्रोंकाइज फर्दर फाइन ट्यूब्स एल्वुलर डक्ट में ओपन होती हैं, ठीक है। और ये एल्वुलर डक्ट फर्दर आपके पाउचेस, क्लस्टर ऑफ पाउचेस में डिवाइड होती हैं जिनको एल्वुलाइज कहा जाता है, वेयर एक्सचेंज ऑफ क्या टेक प्लेस करता है, गैसेस टेक प्लेस करता है। अच्छा, पाथवे डिस्कस करते हैं लंग्स का, ठीक है। देखें, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द एयर कंटिन्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इंटर द लंग्स। देखें, आपके पास जो पल्मोनरी वेन आर्टरी होती है, ठीक है, वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स में ले जाती है। एंड ब्रांचेज, जाहिर सी बात है आर्टरी है तो आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाएगी एंड देन इनटू कैपिलरीज, फिर सराउंड एल्वुलाई में को सराउंड करेगी और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी तरफ चला जाएगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स क्या होते हैं, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स विच फॉर्म्स चेस्ट कैविटी एंड रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। इस चीज़ से बात हो चुकी है कि जो आपके लंग्स होते हैं वो डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं या रिब्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं, ये इनकी लोकेशन है, ठीक है, इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ठीक है। के बाद अब आप उसके बाद आगे बात करते हैं जो लंग्स होते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लॉब्स। इसके 2 लॉब्स होते हैं और ये स्लाइटली क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं राइट लंग की, ये बिगर होता है विद 3 लॉब्स, ठीक है। और ये स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, डेट आर द ब्रांचेज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स। जाहिर सी बात है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्सचेंजिंग होती है, ठीक है। और ईच लंग इज क्लोज बाय 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन होती है मैं आपको बता चुका हूँ, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और आपके पास जब मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द फ्लूइड और जो आपके पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है इसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद एक और इंटरनल मेम्ब्रेन आती है जिसको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उनके दरमियान में लुब्रिकेशन फ्लूइड होता है जो लंग्स को कंट्रैक्ट होने से क्या करता है, बचाता है। तो मैं रिपीट करता हूँ लंग्स को। देखें, ऑल द एल्वुलाइज ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग्स, ठीक है। अब आपके पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। और आपकी जो चेस्ट होती है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स और रिब मसल से मिलकर बनी है जिन्हें इन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। और थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम बिलो द लंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर होता है जिसके 2 लॉब्स होते हैं और राइट लंग आपके पास बिगर होता है जिसके 3 लॉब्स होते हैं। स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है आपके पास और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन स्पेशलाइज हैं। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से फर्दर आर्ट्रियोल्स, आर्टरी आपकी डिवाइड होती है आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में और फिर एल्वुलाइसिस को सराउंड करती है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कैपिलरीज फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल को देती है, वेन्यूल से वो फिर पल्मोनरी वेन में जाता है और पल्मोनरी वेन उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में इंटर करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हर लंग्स जो होते हैं वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। फिर इनर मेम्ब्रेन को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उनके दरमियान
कान में आपके पास फ्लूइड होता है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि लंग इजीली कंट्रैक्ट और क्या कर सकें, कोलैप्स कर सकें। अगर यकदम बहुत ज़्यादा एयर आ जाएगी, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन्स के अंदर लुब्रिकेशन प्रेजेंट ना हो तो लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लंग्स एयर पैसेज वे, दैट इज़ द एयर पैसेज वे। और आपके पास कह सकते हैं गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन, हमने डिस्कस गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट भी किया, और जनरल टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, और आपके पास गैसेज एक्सचेंज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं, उनको स्टडी करेंगे। स्मोकिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड don't forget to click the bell icon for the latest notification of my videos. Thank you very much.